हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लूप। तो ये हम डार्ट के ट्यूटोरियल्स की डॉक्यूमेंटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें न सिर्फ कंटेंट बेस लिखा होता है बल्कि लास्ट में आपको डार्ट की ऑफिशियल वीडियो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इन केस वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। क्या है इन प्रोग्रामिंग में लूप आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। अच्छा, यहाँ पर एक जुमला है जो कि मैं हाईलाइट करूंगा। मार्कर कहाँ गया मेरा? ये रहा। ये जुमला मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इन प्रोग्रामिंग में लूप का इस्तेमाल इसीलिए होता है ताकि आप अपने ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कर सको, रिपीट कर सको अनटिल, तब तक सर्टेन कंडीशंस आर नॉट कंप्लीटेड, जब तक आपकी वो कंडीशन कंप्लीट नहीं हो जाती जो आपने दी हुई है। मार्कर कलर चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू वांट टू प्रिंट योर नेम 100 टाइम्स। यार आप, मैंने आपसे क्या बोला? इंग्लिश देख रहे हो आप? कितनी इजी है कि पढ़ना भी चाहे तो यूजर इजीली पढ़ सकता है। देन रादर देन टाइपिंग प्रिंट योर नेम 100 टाइम, यू कैन यूज अ लूप। अब इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए और समझते हैं। वापस कोड में आते हैं और यहां पर अपना मेन का मेथड लिखते हैं। मैं हटा दूंगा लाइनें, अभी मैं नहीं हटा रहा, थोड़ी देर में हटा दूंगा। तो एक जुमला लिखा था यहां पर, ब्लॉक ऑफ कोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड? क्या मतलब है ब्लॉक ऑफ कोड का? जी। कोई भी ऐसा फंक्शन हाँ, जो कोई चीज आपको रिटर्न कर रहा हो या कोई काम कर रहा हो, चाहे वो बात आप बार बार। लेकिन सही नहीं है। मैं बताता हूँ ब्लॉक ऑफ कोड किसे कहते हैं। कोई भी कोड जो इस पैरेंथेसिस में लिखा हुआ हो, इसे ब्लॉक ऑफ स्कोप या ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। यानी वो कोड जो इस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ हो। अब इसमें कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, मुझे नहीं पता तुम क्या लिख रहे हो कोड अपने पास, लेकिन हर वो कोड जो इस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, इसे ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। ये बात समझ में आई? वो ये कह रहा है प्रोग्रामिंग में लूप का इस्तेमाल इसलिए होता है कि तुम्हारा ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, तुम इसे जितनी बार रिपीट करना चाहो रिपीट कर सकते हो, लेकिन तब तक जब तक तुमने कोई कंडीशन लगाई है, भाई यहां तक रुक जाना, 1 से चलो 100 तक रुक जाना। अब जब तक ये रुकेगा नहीं, जब तक वो तुम्हारी कंडीशन यानी 100 दफा वो प्रिंट वो काम नहीं कर देता, तब तक तो वहां पर नहीं रुकेगा। तो उसके लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं लूप। सिंपल अल्फाज में बोले, आओ प्रॉब्लम समझते हैं। यहां पर मेरा क्लाइंट कहता है, एक रिक्वायरमेंट आती है, लाइन जरा रिमूव कर दूं। मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, यार एक काम करो मेरा नाम प्रिंट कर दो। तो आप सिंपल सा, मैंने लास्ट क्लास में वेरिएबल्स में भी एक चीज दोबारा कराई थी। आप कहते थे प्रिंट का फंक्शन आप यूज करते हैं, वो टाइम लगता है आपको पता है इंटेलिजेंस उठाने में इसको। तो मैंने यहां पर लिख दिया असद अली। क्लाइंट ने इसको रन किया, उसका आउटपुट बिल्कुल जो आना चाहिए था वो आउटपुट आ रहा है। ओके हो गया। क्लाइंट कहता है इसे 10 बार लिख दो। आपने कंट्रोल डी प्रेस किया, इसकी कॉपी बनाई और 10 टाइम्स आपने लिख दिया, आपने चला दिया। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम थी जो कि हमने लास्ट क्लास में सॉल्व की है। प्रॉब्लम ये थी कि क्लाइंट अगर इसमें आपको चेंज करने का बोलता है तो आपको उतनी ही लाइनों में बार बार जाके चेंज करना पड़ रहा था। याद आया? तो आप जाके बार बार चेंज कर रहे थे, असद नहीं असद अली नहीं असद कर दो। तो अब हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि हम यहां पर बना लें एक अदद वेरिएबल। और अगर हम वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर पाए तो वेरिएबल का फायदा ये होता है कि ऐसा कंटेनर जिसको एक बार बनाओ बार बार इस्तेमाल कर सको। तो हमने देखा कि अगर हम वेरिएबल में स्टोर कर लें तो हम वेरिएबल के नाम को यहां पर पास कर देते हैं और यहां पर इसको कॉपी कर लेते हैं इस लाइन को 10 दफा। इससे फायदा ये हुआ कि क्लाइंट अगर अब आगे बोलता है कि मुझे यार असद अली नहीं असद चाहिए, तो मैं एक जगह चेंज करता हूं, 9 जगह इंपैक्ट देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। यहां तक बात समझ में आ गई? स्टिल अभी तक इशू है। अभी भी प्रॉब्लम ये है कि आप लाइन ऑफ कोड कितनी बार लिख रहे हो? 10 बार तो लिख ही रहे हो। आपने एक काम तो आसान कर लिया कि आपने एक जगह चेंजेस करी, 10 जगह इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन आपका लाइन ऑफ कोड तो अभी भी 10 लाइनों का ही है। मैं चाहता हूं, अच्छा एक चीज गौर से नोटिस करो कि मैं एक ही काम को बार बार कर रहा हूं, मैं रिपीटिशन ऑफ वर्क कर रहा हूं।
तो हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट आया, वो कहता है कि अगर आपको रेपिटेशन ऑफ वर्क करना है तो आप उस कोड को बार बार लिखने की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो लूप का। और लूप की डेफिनेशन कहती है कि अगर आपको कोई चीज बार बार रिपीट करनी हो तो आप उसके लिए मुझे इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड लूप। समझ में आई बात सर, लूप क्या होता है? लूप समझ में आया या नहीं आया सर? आ गया। तो डेफिनेशन के मुताबिक प्रोग्रामिंग में लूप क्या होता है? लूप इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप अपने ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट कर सको, तब तक जब तक कंडीशन क्या नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 टाइम्स अपना नाम प्रिंट करना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा। तो वो कह रहा है इसकी जगह आप सिंपल लूप का इस्तेमाल करो, इसको लूप कहते हैं। यहां तक दो लाइन सबको समझ में आ गई? अब सवाल ये उठता है लूप को पढ़ने से पहले कि लूप चलता कैसे है। मतलब किसी भी लूप को चलाना हो तो आप कैसे चलाओ, आइए समझते हैं सर। इमेजिन करो, साइंस के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज आप सभी को होगी। आपको एक बात पता है, खला में ऑर्बिट्स मौजूद हैं। एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, चार ऑर्बिट, और ये पूरी एक गैलेक्सी बन जाती है। और हर ऑर्बिट पे कोई ना कोई प्लेनेट मौजूद है जो उस ऑर्बिट के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। ये तो थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे सब इस बारे में। हमने साइंस की बुक में पढ़ा था 9th क्लास में भी सर। मैं आज भी आपको डायग्राम दिखा सकता हूँ कि बुक में ये चीज मौजूद है। तो यानी हर चीज ऑर्बिट के इर्द गिर्द क्या काट रही है, एक चक्कर काट रही है। मैं चाहूं तो आप बोलोगे सर ये एग्जाम्पल नहीं, कोई और एग्जाम्पल समझाएं। मैं कोई और एग्जाम्पल भी कर सकता हूं, लेकिन अभी इसी से समझते हैं। इसके बाद मैं आपको हर एग्जाम्पल समझा दूंगा जो आप बोलोगे। आइए समझते हैं। मान के चलो ये ऑर्बिट है आपका। अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन हम ये इमेजिन करते हैं कि अल्लाह ने जब प्लेनेट को बनाया और इस ऑर्बिट में रखा होगा, तो कहीं तो रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लो यहां रखा होगा। मुझे नहीं पता सर कहां रखा था, लेकिन मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं समझाने के लिए। इमेजिन कर लो यहां रखा हो। अब आपको पता है जो चीज जहां से रखी हो, या जहां रखी हो जहां से वो चलना शुरू करे, उसको कहते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई? तो जहां से रखा और जहां से वो चलना शुरू करेगा, यहां से चलना शुरू करेगा, तो ये क्या बन गया इसका इसका स्टार्टिंग पॉइंट। कितने लोग कयामत पर बिलीव रखते हैं, यानी डूम्सडे? हर शख्स रखता है। तो यानी एक ना एक दिन इस दुनिया को क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। होना है या नहीं होना है सर? होना है, बिल्कुल एग्जैक्टली होना है। तो मान के चलते हैं वो 100 दफा, 500 दफा चक्कर लगाने के बाद यहां पर कहीं आकर खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं पता सर खत्म होगी कहाँ आके, लेकिन इमेजिनेशन कर लेते हैं यहां पर खत्म हो जाएगी। जहां पर खत्म होगी वो उसका क्या बन गया, एंडिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई? अब प्रॉब्लम क्या थी, स्टार्ट से उसको अपने इख्तिताम तक पहुंचाएं कैसे। देखिए एक बंदा है, यहां खड़ा हुआ है, उसको यहां तक पहुंचना है। अब वो पैर उठा के वॉक तो कर रहा है, उसको स्टार्ट भी पता है, उसको अपना एंड भी पता है, लेकिन वो वॉक तो कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो स्टिल यहीं का यहीं खड़ा हुआ है। तो अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक कदम आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो यहीं पर खड़ा होकर वॉक करता रहा तो सारी जिंदगी वो यहीं पर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को अपना स्टार्टिंग और एंडिंग पता हो तो वो चीज इनफाइनाइट हो जाती है, क्योंकि वो वहीं खड़े 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 चलता रहेगा सारी जिंदगी, और वो कभी अपने इख्तिताम तक पहुंच ही नहीं सकता। तो इसको अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो इसके लिए जरूरी क्या है कि वो अपने कदम नहीं, अपने कदम को आगे बढ़ाए, स्टेप्स को आगे बढ़ाए। तो इसने एक कदम आगे बढ़ाया, यहां पहुंच गया। इसने दूसरा कदम आगे बढ़ाया तो यहां पहुंच गया। यानी स्टेप्स को करते करते, एक स्टेप का इजाफा करते 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 वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ने बना दिए दिन। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक दिन आएगा जब डूम्सडे यानी कयामत का दिन आएगा। तो हर किसी चीज को स्टार्ट से एंडिंग तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए होते हैं, स्टेप्स, यानी इंक्रीमेंट।
यानी इजाफा, एक कदम का इजाफा, एक दिन का इजाफा, 2 दिन का इजाफा, 3 दिन का इजाफा, जो भी आप उसे सोचना चाहो समझना चाहो वो आप समझ सकते हो। तो इसका मतलब किसी भी चीज को अपना चक्कर काटने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए ना सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत होती है, बल्कि एंडिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के साथ साथ किसी की जरूरत होती है। अभी तो बताया, इजाफे यानी स्टेप्स की। अगर वो उसके पास स्टेप्स ही ना हो तो वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मुझे अपने उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां पर खड़ा हूं, इनिशियल पॉइंट 0, एंडिंग पॉइंट मान लेते हैं 10। अब मुझे अपने आप को वहां तक लेके जाना है, मेरे पास मुझे सिर्फ 2 ही चीजें पता है, स्टार्टिंग और एंडिंग। अब मैं चल रहा हूँ सर, देखिए कौन कह रहा है मैं नहीं चल रहा, देखिए चल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने एंडिंग तक पहुंच ही नहीं पा रहा। रीजन क्या है? क्योंकि मेरे पास स्टेप्स नहीं। अगर स्टेप्स होते, अब वो स्टेप तुम्हारी मर्जी है, 1 कदम आगे बढ़ा लो, 2 कदम आगे बढ़ा लो, 3 कदम आगे बढ़ा लो, ये तुम्हारी मर्जी के ऊपर। तो मैंने 1 कदम स्टेप जैसे ही आगे लिया तो मैं अपनी मंजिल के करीब होता चला गया। तो इसीलिए किसी भी लूप को चलाने के लिए स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। अगर आपको एंडिंग तक पहुंचना है, अगर स्टेप्स नहीं होंगे तो इसका मतलब वो लूप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जो चीज काउंटेबल ना हो। बात समझ में आ गई? अच्छा, काउंटेबल का मतलब ये नहीं सारी जिंदगी कंप्यूटर में लूप चलता रहे, ऐसा नहीं होता। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता। इनफाइनाइट का मतलब बेसिकली ये होता है जिसे ह्यूमन काउंट ना कर सके। तो कभी तो आएगा वो मेमोरी फुल होगी, कभी तो आएगा सर मैं थक जाऊंगा, या मैं नहीं थकूंगा चलते खड़े खड़े, थक जाऊंगा। थक जाऊंगा तो सर गिर जाऊंगा सर, जब गिर गया तो मेरी कहानी खत्म हो गई, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। बात समझ में आई सर? तो आई होप आपको लूप समझ में आ गया होगा कि किसी भी लूप को चलाने के लिए हमें कितनी चीजें रिक्वायर्ड होती है सर? 3। वैसे तो हम 2 से भी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग और एंडिंग सिर्फ क्या होता है, लूप इनफाइनाइट बन जाता है। तो हमें अगर अपने लूप को अपने स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक पहुंचाना है तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हम अपने लूप में स्टेप्स को भी इन्वॉल्व करें। मैं ये कहता हूं कि दुनिया में हर एक चीज एक लूप के अंदर है। अब आप मुझसे एग्जाम्पल, आप सोच रहे हो कि सिर्फ यही एग्जाम्पल है, जी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं हर दुनिया में हर एक चीज एक लूप के अंदर है। बताऊं कैसे? इंसान पैदा हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, मर जाएगा, एंडिंग पॉइंट। अपनी स्टार्ट से लेकर एंड तक डेट ऑफ बर्थ जो केक काटते हो तो हर साल का इंतजार करते हो, हर दिन गुजारते हो, तो स्टेप्स यानी इंक्रीमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। पौधों की बात कर लेते हैं सर। तो आपने लगाया सर बीज, उसका स्टार्टिंग दे, एक वक्त आएगा एंडिंग जब वो मर जाएगा, अपनी मंजिल से आखिर तक कवर करेगा, स्टेप्स। प्लांट भी लूप के अंदर है। और बताऊं क्या? मेडिसन जब वो बनी, उसकी एक्सपायरी उस दिन तक जाके एक्सपायर होगी, डेज इन्वॉल्व है लूप में सर। पंखा अभी बंद है, स्टार्टिंग पॉइंट चला दूंगा, एंडिंग पॉइंट, बार बार रोटेट करके अपनी जगह पर वापस आएगा, स्टेप्स कवर करेगा, लूप के अंदर है सर। और क्या बताऊं? हर चीज लूप के अंदर है, हर चीज लूप के अंदर है सर, सिवाय एक शय के, वो है अल्लाह। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? जो अबर से था, अबर से है और अबर तक रहेगा। क्लियर हो गई सर? लूप समझ में आ गया? तो अब समझ में आ गया होगा कि किसी भी लूप को चलाने के लिए कम से कम कितनी चीजें रिक्वायर्ड है? 3। स्टार्टिंग, कब खत्म होगा, और उस तक पहुंचने के लिए स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। क्लियर हो गया? चलें आगे, आगे बढ़े। अब हमें लूप तो समझ में आ गया सर। अब आगे जैसे ही हमने दूसरी लाइन पे फोकस किया तो हमने क्या पाया? हमने देखा यहां पर तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स इन डार्ट, दे आर। अभी तो हम सिर्फ लूप समझ कर ही आए थे कि इसने हमें हमारे सर पे टाइप्स रख दी लूप की, कि भाई लूप की इतनी टाइप्स होती हैं और ये होती हैं। चलो खैर, पढ़ लेते हैं कौन कौन सी टाइप्स है सर। फॉर का लूप, वाइल का लूप, डू वाइल का लूप, और फॉर ईच का लूप। यहां पर मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जब लूप का कॉन्सेप्ट ही यही है, रेपिटेशन ऑफ वर्क, तो इतने सारे लूप क्यों? एक सवाल जहन में रेज होता है सर कि जब कॉन्सेप्ट ऑफ लूप रिपीटिशन ऑफ वर्क है तो फिर इतने सारे लूप्स क्यों? इसका जवाब आखिर में देखेंगे क्लास के एंड पे। ठीक हो गई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लूप से, जो कि हमारे पास है फॉर लूप। आइए देखते हैं। यहां पर एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपको अपने नाम को बिना लूप के प्रिंट करना है तो आप ऐसे प्रिंट करोगे जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको सिखाया।
लेकिन अगर आपको लूप का इस्तेमाल करना है तो आप इस तरह से प्रिंट करोगे। आइए चलते हैं अपने कोड पे और इसी काम को लूप के जरिए करके देखते हैं। मुझे पता है सर आप लोग सी शार्प से वाबस्ता हो, आपको लूप चलाना आता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। तो फॉर के लूप का सिंटेक्स क्या होता है, यानी पहले तो लिखने का तरीकेकार सीखें। सबसे पहले आता है फॉर का कीवर्ड, उसके बाद इसके पैरेंथेसिस यानी बॉडी, नॉट बॉडी, इसके राउंड ब्रैकेट्स, और फिर अब इसकी आती है बॉडी। मैंने आपको कहा था जिसे ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं या ब्लॉक ऑफ स्कोप कहते हैं। ये वो बॉडी है जो इस फॉर लूप के सही होने के ऊपर चलेगी। मेरा जुमला दोबारा सुनिएगा, ये वो बॉडी होती है जो इस फॉर लूप के सही होने पे चलेगी। इस फॉर लूप के सही होने पे सिर्फ यही जो बॉडी के अंदर कोड लिखा होगा ना वही चलेगा, इसके बाहर लिखा हुआ कोड इससे ताल्लुक नहीं रखता। बात समझ में आ गई? याद रखिएगा फॉर का लूप अपनी बॉडी में तभी आता है, यानी ब्लॉक ऑफ कोड में तभी आता है जब फॉर का लूप क्या हो, क्या हो, अभी बताया ना सर, ट्रू हो। जैसे ही फॉर का लूप ट्रू होगा तभी वो अपनी बॉडी के अंदर आएगा, फॉल्स के होने पे वो अपनी बॉडी के अंदर नहीं जाता। ये तो सिंपल सिंटेक्स। अब सबसे पहली चीज क्या आती है किसी फॉर के लूप के अंदर? सबसे पहले आप लिखेंगे सर अपना स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद आप लगाएंगे टर्मिनेटर। तरीकेकार सीख लीजिए सिंटेक्स। उसके उसके बाद आता है एंडिंग पॉइंट, उसके बाद आता है टर्मिनेटर। फॉर का लूप यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर एंड हो जाए। अब उसके बाद मैंने आपको बताया सर, अपने स्टार्ट से एंड तक जाने के लिए वो स्टेप्स को कवर करता है। और प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो +1 का इजाफा करता है। तो यहां पर हम यूज करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का या डिक्रीमेंट का। अगर आपको घटाना है या ज्यादा करना है वो आपकी मर्जी है। और याद रखिएगा इस ऑपरेटर के बाद टर्मिनेटर नहीं आता। सिर्फ टर्मिनेटर कहाँ आता है? फॉर, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद एंडिंग पॉइंट, उसके बाद, और यहां पर तीसरी जो चीज आती है वो आती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और उसके बाद जो भी आपने इस लूप से काम करवाना हो वो आप अंदर लिख देते हो। तो ये इसका बेसिक सा सिंटेक्स। याद हो गया आप लोग को? याद हो गया? आइए बेसिक सी एग्जांपल कर लेते हैं। लूप में इतने अच्छे हो जाओ कि आपको लूप इजीली कॉपी पे भी चलाना आ जाए, कि आपको कभी भी किसी भी किस्म का टास्क दिया जाए तो आप लूप से निकाल सको। ये देखो, फॉर का लूप बनाया, ये इसके पैरेंथेसिस बनाए, और ये इसकी बॉडी आ गई। मैं इससे काम क्या करवाना चाहता हूं? बहुत सिंपल सा, बस अपना नाम प्रिंट करवाना चाहता हूं, और कुछ भी नहीं। बहुत बेसिक सा काम लिखा है। वैसे तो कुछ भी करवा सकते हैं, मैंने सिर्फ इससे अपना नाम प्रिंट करवाना। अब पहले आता है स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां पर जो बंदा खड़ा हुआ था, जो यहां से वहां तक जाना था, वो था असद। तो असद ही स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा होगा। तो अब जाहिर सी बात है, हमें किसी को स्टार्ट करना है तो हम एक अदद वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर टाइप का, जो कि आई है। आई एक वेरिएबल बना लिया जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने कह दिया कि आई है 1 पोजीशन पे। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है सर। यहां तक समझ में आ गया? अब आता है एंडिंग पॉइंट। अब सवाल ये उठता है कि एंडिंग पॉइंट पे किसको लेके जाओगे? असद को, जिससे स्टार्ट किया उसी को। तो यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट का नाम क्या है? आई। तो आई को ही आप एंडिंग पे लेके जाएंगे। कुछ बच्चे इतने माहिर हैं वो लिख देते हैं i = 8 या i = 10। अब आपने पता क्या किया? आपका मैं भंड बताता हूं। मैं इसकी तस्वीर ले लूं, ऐसे समझाइए। देखो, जब लूप चलता है तो कैसे चलता है देखना। जब वो इस लाइन में आएगा, इस लाइन में होगा क्या? फॉर का लूप चला, सबसे पहले वो देखता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। आई की वैल्यू क्या है? 1। जैसे ही वो अपना स्टार्टिंग देखता है तो फौरन जंप करता है एंडिंग के अंदर। क्या जंप करता है? जब वो एंडिंग में आया तो आई की वैल्यू आपने क्या कर दी? आपको कैसे जाना था? आपको कैसे जाना था अपनी मंजिल तक? स्टेप बाय। ऐसा है कि 1 पे खड़ा था 10 पे पहुंच गया? सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो आपने क्या किया, एकदम लूप को स्टार्ट किया और एकदम कितने 10 हो गया, बात ही खत्म कर दी। तो ये आपने कंडीशन थोड़ी बनाई है। तो कंडीशन को लिखने के लिए हमेशा आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो रिलेशन, मैंने कहा आई कहां तक चले? 10 तक या 10 से कम। तो << 10। आई कहां से चले? 1 से, और कहां तक चले? 10 तक या 10 से कम चले। अब मैं आपको स्टेप्स नहीं डाल रहा, मैं क्या लूप इससे भी चल जाता है।
चला कर देखें? आओ चलाते हैं, क्या होगा। तो देखो कितनी बार चल गया है, गिनते हैं सर क्या होता है। चले जा रहा है सर, क्योंकि इसको अपने एंडिंग का नहीं पता। आओ प्रैक्टिकली देखते हैं, मतलब डायग्राम में समझते हैं। इधर आओ। जब ये इस लाइन में आया, सबसे पहले इसने एक वेरिएबल बनाया, किसके नाम से? आई। आई की वैल्यू क्या है? अब ये जंप कर कर इधर आया, आ गया अपने एंडिंग के अंदर। आई की वैल्यू में क्या लाया था? 1। 1 10 से छोटा है, बात दुरुस्त है। कंडीशन क्या होगी? जब ट्रू होती तो कहां आता है? अंदर आया। क्या प्रिंट करना है? असद अली स्क्रीन पे प्रिंट हुआ सर। अब देखा कि आगे कोई काम है? नहीं। जैसे कोई काम नहीं, वापस इधर आ गया। जब वापस इधर आया, इसने देखा स्टेप्स है, नहीं। तो वापस कहां चला गया? स्टार्टिंग पॉइंट। आई की वैल्यू फिर क्या है? 1 ही रही। वापस जंप करके एंडिंग में आया, आई में क्या आ गया? 1। 1 10 से छोटा है, फिर अंदर आ गया, सबको ब्लेंड कर दो। वापस ऊपर गया, क्या इंक्रीमेंट स्टेप्स हुआ? नहीं। वापस इधर आ गया, आई की वैल्यू फिर क्या रही? हमेशा आई की वैल्यू 1 रही। और ये एक इनफाइनाइट लूप बन के देखो अभी तक 34,000 तक पहुंच चुका है, और चले जा रहा है सर। बात समझ में आई? तो जब किसी लूप का स्टेप्स ही ना हो, तो वो लूप अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे हमेशा खड़ा हुआ चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक मेमोरी फुल नहीं हो जाती। मैं खुद ही फुल कर देता हूं भाई, ये ना हो कि सिस्टम क्रैश कर जाए। डन हो गया सर। अब इसमें क्या मिसिंग था? स्टेप्स। तो मैंने डाल दिया एक के इजाफे से आगे बढ़ो, आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस क्यों लिखा? सर जिसको चला रहे हैं, जिसको स्टार्ट दिया, उसी को आगे बढ़ाएंगे ना सर। तो आई प्लस प्लस मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब चलाते हैं सर इस लूप को, ये स्टॉप ही नहीं हो रहा। हो गया सर। अब चलाते हैं सर, स्टार्ट किया, ये लो 10 दफा प्रिंट हो गया। सर ये तो 10 दफा आ गया, लेकिन अभी सवाल ये उठता है, सर आपने किया कैसे? मतलब ये चला कैसे, एक बार कॉपी पे समझा दे तो अच्छा हो। आ जाओ। आई की वैल्यू क्या है सर? 1। जब ये स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू असाइन हो गई आई को, तो ये कहां जाता है अपने फौरन जंप करके? एंडिंग पे। आई पे क्या पड़ा हुआ था? 1। 1 10 से छोटा है, कंडीशन। अंदर आया, क्या प्रिंट कर दो? प्रिंट हो गया, वापस ऊपर गया। स्टेप्स मौजूद थे, आई में क्या पड़ा हुआ था पहले से? 1। 1 में +1 हुआ, कितना हो गया? आई की नई वैल्यू आगे साइन हो गई, आई की नई वैल्यू क्या हो गई? 2। जंप करके इधर आया, आई की नई वैल्यू क्या लेकर आया? 2। 2 10 से छोटा है, अंदर आ गया, क्या कर दो? असत प्रिंट कर दो। वापस ऊपर गया, आई प्लस प्लस, आई में क्या पड़ा हुआ था? 2। 2 में +1 हुआ, 3। आई को वापस 3 मिल गया। वापस जंप करके इधर आया, यहां पर आ गया 3। 3 10 से छोटा है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, असद को प्रिंट कर दो। वापस ऊपर गया, 3 + 1 4। आई की नई वैल्यू क्या हो गई? जंप कर इधर आया, 4। 4 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। तो इस तरह करते करते वो एक वक्त आएगा 10 आएगा, 10 10 से छोटा है जी नहीं, 10 10 के बराबर जी हाँ, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर एक वक्त आएगा 11 हो जाएगा, 11 10 से छोटा है जी नहीं, 11 10 के बराबर जी नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई और आंसर 10 दफा प्रिंट हो गया। बात समझ में आई सर? तो लूप इस तरह से चलता है। अगर आप एक बार चलाना सीख जाओ ना कॉपी पे, तो आप इजीली लूप को चला सकते हो। किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए सर। आ गया? क्लियर है सर? अब मैं एक सवाल आता है एग्जाम में, अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो एग्जाम में सवाल आएगा। एक लूप चलाओ 1 से लेकर 10 तक, और वो गिनती प्रिंट करेगी, 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट कर। अब मुझे बताओ, मुझे इसमें गिनती प्रिंट करनी है तो क्या करूं? सर हमें, आपने देखा होगा कि काउंटिंग हमारी कहां से चल रही है? 1 से, और कहां तक जा रही है आई की वैल्यू? तो हम डायरेक्ट आई लिख देते हैं, और प्रिंट अगर इसको कर दें, ये देखो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाए। बात समझ में आ गई? तो आई के अंदर पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया, और फिर 10 पे आकर खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप सिंपल फॉर लूप को अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। आइए चलिए एक एग्जांपल करते हैं एक लूप की, इधर देखिएगा, बड़ा आसान सा है। पहले आसान करते हैं। सर मुझे आप सिंपल लूप का इस्तेमाल करके ये 2 का टेबल ऐसे प्रिंट करके दिखा दें इस फॉर्मेट के।
आओ करते। टेबल कहां से शुरू करता है? 1 से कहां तक? 10 तक। तो ये देखिए सही लिखा है मैंने, 1 से लेकर 10 तक। अब प्रिंट करना है, आ जाओ करें। सबसे पहले तो हमें टेबल की वैल्यू, तो हमने एक वेरिएबल बनाया बाहर, इंटीजर टेबल के नाम से। भाई टेबल भी तो कौन सा प्रिंट करना है ये भी तो बताना पड़ेगा, तो टेबल के नाम से एक वेरिएबल बना दिए। अब अंदर आए, यहां पर स्ट्रिंग खोल दिया। अब यहां पर आपने देखा होगा तो टू 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 कांस्टेंट चलेगा। ये वो नंबर होता है जो कि टेबल का नंबर होता है। तो हमारे पास टेबल का नंबर कहां से आ रहा है? टेबल वेरिएबल से। तो हम डॉलर साइन के साथ टेबल वेरिएबल को पास करें। उसके बाद हमें किस चीज का निशान चाहिए? एक्स लिख दिया। उसके बाद क्या चाहिए? 1 2 3 4 काउंटिंग चाहिए। तो काउंटिंग कहां से आ रही है? डॉलर आई से। उसके बाद क्या चाहिए? इक्वल्स टू। उसके बाद यहां क्या होता है इन दोनों का? और जब एक्सप्रेशन को लिखते कैसे लिखते शौकत? लास्ट क्लास में सिखाया था। डॉलर करली ब्रेसेस, उसके अंदर टेबल को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? आई से। और चलाकर देखते सर क्या होता है। ये लो। अब आप टेबल का नाम यहां पर सिर्फ चेंज करेंगे, मैंने कहा 3 का, तो 3 का प्रिंट हो जाएगा। आप लिखेंगे 4 का, तो 4 का प्रिंट हो जाएगा। आप लिखेंगे 5 का, आप लिखेंगे 5 लाख का, फिर 564 का टेबल, तो 564 का टेबल यहां पर प्रिंट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी लाइन लिखी है मैंने। क्लियर हो गया सर सबको? एक एग्जाम्पल हो गई टेबल की। आइए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब मैं सिंपल फॉर का लूप लिख रहा हूं, देखिएगा बताइएगा मैं क्या कर रहा हूं। सर ये काउंटिंग आ रही है, सबको दिख रहा है? मैं चाहता हूं आखिर में एक मैसेज लिखा है सम इज, और इन सारी वैल्यूज का सम लिखा हुआ है। कैसे होगा? सवाल समझे? आखिर में एक लाइन लिखी हो जैसे बाहर, ऐसे प्रिंट फंक्शन, यहां लिखा हो सम इज, और इन इसका सम कर लो। 2 + 1 3, 3 3 6, 6 4 10, टोटल इनका सम जो भी बन रहा है वो उसके आगे लिखा हुआ आ जाए। कैसे होगा? सम निकालना है मुझे इसका, आखिर में सम प्रिंट करना है। कैसे होगा? सिंपल। सर ये कहता है वेरिएबल बनाइए इंटीजर सम, और बाय डिफॉल्ट उसमें जीरो डाल देता हूं कि बाय डिफॉल्ट सम की वैल्यू क्या है? जीरो। उसके बाद यहां पर आता हूं और क्या लिखता हूं देखना, आपने देखा होगा सम में जाओ, सम इक्वल्स टू, सम में प्लस आई कर दो। अब मैंने ये क्या किया मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता, मैं समझा देता हूँ। चला कर देखता हूँ आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। सम इज, क्योंकि मैंने आंसर प्रिंट नहीं किया, आंसर किसमें पड़ा हुआ होगा? सम के अंदर। मैं ये लाइन आपको समझाऊंगा सर अभी। आओ चला कर देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 55। अब हम काम करते हैं 10 तक नहीं चलाते, हम चलाते हैं 3 तक। तो 1 और 2, 3, 3 + 3, आंसर 6 आना चाहिए। आ रहा है? अब समझते हैं, समझाने के लिए बता दूं बच्चों को कैसे किया। सब पहले यहां पर आया इस लाइन में, सम की वैल्यू क्या है? सम में क्या पड़ा हुआ बाय डिफॉल्ट? मैंने जीरो क्यों डाला पता किसी को? ताकि सिस्टम बाय डिफॉल्ट डार्ट इस सम वेरिएबल के अंदर गार्बेज वैल्यू ना डाल दे, मतलब खुद से कोई वैल्यू कोई ऐसी असाइन ना कर दे। तो इसीलिए मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख दी? जीरो। मतलब गार्बेज वैल्यू और कोई पड़ी भी हो तो ये ना हो सम वेरिएबल के अंदर चली जाए। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट मैंने इसको इनिशियलाइज किससे कर दिया? जीरो से। नेक्स्ट लाइन में आया सर, प्लीज फोकस। आई की वैल्यू क्या है? 1। जम करके इधर आया, आई में क्या आया? 1। 1 3 से छोटा है, बात क्या हो गई? ट्रू। कंडीशन ट्रू होती है तो कहां आता है? कहां आता है सर? ब्लॉक ऑफ कोड में आया। आई को प्रिंट कर दो, आई में क्या था? 1। 1 प्रिंट हो गया। सब में क्या पड़ा हुआ था? आई में क्या आया था? 0 + 1, तो 1 किसमें सेव हो गया आगे? सम की नई वैल्यू क्या हो गई है? 1 पड़ा हुआ, याद रखिएगा। अब आगे कुछ काम करने को बोला है, वापस इधर आया। आई में क्या पड़ा हुआ था पहले? 1 + 1, आई की नई वैल्यू क्या हो गई? 2 यहां आ गया। 2 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, अंदर आ गया। आई में क्या कर दो? किसको?
2 को, नीचे आया, सब में क्या पड़ा हुआ था, 1, 1 था ना ऊपर सम, आई में क्या आया था, आई में 2, 2 प्लस 1, सम की नई वैल्यू क्या हो गई, यार तो सम में 3 आ गया, वापस ऊपर गया, आई में क्या पड़ा हुआ था, आई में क्या पड़ा हुआ था 2, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, तो आई में क्या आ गया नई वैल्यू 3, या 3 आ गया, 3 3 से छोटा है, नहीं, 3 3 के बराबर कंडीशन, अंदर आ जाओ, आई में क्या था, है 3, प्रिंट हो गया, सब में क्या पड़ा हुआ था 3, और आई में क्या था 3 प्लस 3, सम की नई वैल्यू क्या हो गई 6 आ गई, वापस ऊपर गया, आई में क्या पड़ा हुआ था 3, 3 प्लस 1 4, आई में आ गया 4, 4 3 से छोटा है, 4 3 के बराबर है, लूप खत्म हुआ, नीचे आया, प्रिंट, सब में क्या पड़ा हुआ था आखिरी आंसर 6, 6 प्रिंट होगी, ये लो, कुछ इस तरीके से काम करता है सर ये 3 2 1 6 क्या चल रहा है पता नहीं, याद आया सर, ऐसे एक बार अगर लूप को सही चलाना सीख गया ना, दुनिया में किसी भी लेवल में प्रोग्रामिंग के अंदर लूप चला सकते हो, आसान होता है। सर दो एग्जाम्पल्स बहुत हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। सर हमने एक टाइप पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइप हमने पढ़ ली। नेक्स्ट लूप है सर हमारे पास फॉर ईच का लूप, अभी हम नहीं पढ़ रहे, वो हम बाद में पढ़ेंगे सर, वो जहां यूज होगा तब पढ़ेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब आता है हमारे पास किसका लूप, वाइल का लूप। हमने क्या पढ़ा, किसी भी लूप को चलाने की कितनी चीजें चाहिए सर, चाहे वाइल हो, फॉर हो या डू वाइल हो, चाहिए 3 चीजें ही, बात खत्म हो गई, बहस नहीं होगी इसमें, सही है सर। तो हमें कौन सा लूप सीखना है अभी, वाइल का। आइए वाइल का सिंटेक्स सीखते हैं, पहले तो वाइल चलाते कैसे। वाइल का लूप एक ऐसा लूप है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट बाहर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट बाहर होता है, कहां होता है, आउटर, और टर्मिनेटर, डन हो गई बात। उसके बाद वाइल लिखोगे आप, और उसके बाद इसके पैरेंथेसिस, और यहां पर आ जाएगी इसकी बॉडी, जो काम करवाना है, जो काम करवाना है वो यहां लिखोगे। इसके अंदर आता है वाइल की, इसके अंदर कंडीशन, कंडीशन बोले तो एंडिंग पॉइंट, बात समझ में आ गई। सर क्या चीज रह गई इसमें, स्टार्टिंग बाहर, वाइल कंडीशन यहां आ गई, स्टेप्स, स्टेप्स इसके बॉडी में ही आते हैं, और टर्मिनेटर, डन हो गया सर। वाइल लूप के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट बाहर होता है, वाइल के साथ सिर्फ एंडिंग पॉइंट लिखा होता है, और इसके स्टेप्स इसकी बॉडी के अंदर होते हैं। सिंटेक्स समझ में आ गया सर, क्या हो गया, नहीं समझ में आया, परेशान लग रहे हो, अगर नहीं समझ में आया तो सर बता सकते हैं आप। वाइल लूप का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होता है, बाहर, इसकी एंडिंग पॉइंट कहाँ होता है, और इसके स्टेप्स कहाँ लिखे जाते हैं, याद हो गया सर। आइए प्रैक्टिकल, सर मुझे अपना नाम 10 दफा, वही एग्जाम्पल शुरू से, नाम 10 दफा प्रिंट करके दिखाएं वाइल लूप से, आ जाओ। इसका स्टार्टिंग पॉइंट इंटीजर आई वेरिएबल बनाया, स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया 1, डन है सर। बाहर बना रहा हूं, किसी जगह नहीं लिखा है मैं। उसके बाद वाइल का सिंटेक्स लिख दिया सर, वाइल। उसके बाद इसके ब्लॉक ऑफ कोड आ गए, यहां पर आएगी कंडीशन, कहां तक चलाना है, आई चले कहां तक, लेस देन इक्वल्स टू 10 तक। गौर से देखिएगा मैंने यहां पर टर्मिनेटर नहीं लगाया है, जबकि फॉर लूप की कंडीशन में टर्मिनेटर था, इसीलिए कह रहा हूं कि टर्मिनेटर नहीं आता। अब उसके बाद क्या करवाना है इस लूप से, प्रिंट कर दो असद अली को। एक चीज मिसिंग है इस लूप के अंदर, अगर मैं वो ना लिखूं तो क्या होगा, क्या होगा, नहीं सर यकीन नहीं हो रहा, देख लेते हैं। हमने 10 तक बोला, देखिए 10 तक जाता है नहीं जाता, अभी तक 6 पे गया है। ओए, ओ भाई 1381, यानी इसका मतलब ये कौन सा लूप बन गया है, इनफाइनाइट। क्यों बन गया, क्योंकि इसमें स्टेप्स मौजूद, शाबाश, अरे बंद हो जाओ, हाँ गलती हुई, पॉज पॉज, हाँ हैंग कर गया।
फिर से स्टार्ट कर दिया मैं। चलो खैर, उसको बाद में देख लेंगे। अब इसके स्टेप्स, जिसको आगे स्टार्ट किया उसी के स्टेप्स होंगे। आई प्लस प्लस। अभी जो इसमें मजा आने वाला है ना इस लूप में, वो और गौर फिक्र करना है आपको। अब मैं ये लूप चला रहा हूं, चला के स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट किया सर। सर वो रुक ही नहीं रहा। यही यही हल है सर, प्रोजेक्ट बंद करेंगे। बहुत ज्यादा लोड हो गया उसको। चलो उसको रन करते हैं दोबारा से। अभी तक वो नहीं आया, आ गया। ये देखिए, 10 दफा प्रिंट हो गया। सर ये 9 दफा जो आ रहा है ना, वो यहां से आ रहा है, इसको बंद कर दो। अगर आपको ये लाइन कंफ्यूज कर रही है तो हटा दो उसको। ये देखो, 10 दफा प्रिंट हो गया। आइए इस लूप को भी चलाना सीख लेते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो, सबसे पहले जब इस लाइन में आया तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। एक बार स्टार्टिंग पॉइंट में आ गया और निकल गया उसके बाद, तो कभी दोबारा स्टार्टिंग में नहीं आएगा वो। ये बात याद रखना। एक बार अगर स्टार्टिंग पॉइंट से आगे बढ़ गया तो वापस कभी स्टार्टिंग में नहीं जाएगा। आई की वैल्यू क्या लेकर आया था? 1। 1 10 से छोटा है कंडीशन। जैसी कंडीशन ट्रू होती कहाँ आ जाता है? अपने बॉडी में। बॉडी में आया, क्या कर दो? असद अली को प्रिंट कर दो। अच्छा जी, तो आई की वैल्यू 1 हुई, अंदर आया, असद अली प्रिंट किया। इधर देखिएगा, आई में क्या बड़ा हुआ था? 1। 1 में 1 का प्लस हुआ, कितना हो गया? मैं आपको एक बात बता दूं, एक बार वो अगर इस बॉडी में आ गया तो वो कभी बाहर नहीं जाएगा। 2 के बाद वापस इधर आएगा, इधर आएगा, इधर इधर नहीं आता, इधर दोबारा नहीं आएगा। आई की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीमेंट हो गई 2। 2 10 से कंडीशन अंदर आ गया, फिर क्या कर दो? असद को प्रिंट कर दो। फिर आया 2+1। तो इस तरीके से चलते चलते ही आपके पास 10 तक आउटपुट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब एक चीज सिखाता हूं इस लूप में जो बहुत प्रॉब्लम है। ये देखिए, अगर मैं अगर मैं आई प्लस प्लस पहले लिख दूं और यहां पर आई की वैल्यू प्रिंट कर दूं असद की जगह, और से देखिएगा, और चलाऊं तो आंसर क्या आएगा देखना। ये देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर मैं आई प्लस प्लस की वैल्यू बाद में लिखूं तो अब आंसर क्या आएगा देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 10 तक तो मैं जा नहीं सकता, मैं इसको 3 कर देता हूं। समझाता हूं फिर आपको। देखिए, मैं पेन कहां गया, ये रहा। सुनिएगा, जब इस लाइन में आया तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। इस लाइन में आया, आई की वैल्यू क्या थी? आई में क्या लेकर आया? 1। 1 3 से कंडीशन ट्रू होने पे वो अपनी बॉडी में आता है। बॉडी में आया, आई को प्रिंट कर दो। आई में क्या था? 1 प्रिंट हो गया। नीचे आओ, 1+1 इधर आ गया। आई में नई वैल्यू क्या आ गई? 2 3 से अंदर आ गया, आई को प्रिंट कर दो, क्या आ गया? 2। फिर क्या हुआ? 2+1 3। आई में आ गया 3। 3 3 से छोटा है नहीं, 3 3 की बराबर कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। अंदर आया, आई को प्रिंट कर दो 3। 3+1 4। इधर आया, 4 3 से छोटा है, 4 3 के बराबर है नहीं, रुक गया। तो अगर आपने बाद में प्रिंट, पहले प्रिंट किया और बाद में इंक्रीमेंट किया, तो वो अपनी स्टार्टिंग वैल्यू से चलना शुरू करता है, यानी जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन अगर आपने पहले इंक्रीमेंट किया और फिर प्रिंट किया तो अब क्या होगा देखना। दोबारा देखिए, आई की वैल्यू क्या थी? 1 हो गई, नीचे आ गया, आई में आ गया 1। 1 3 से कंडीशन ट्रू। अब पहले प्रिंट नहीं हो रही, पहले इंक्रीमेंट हो रही, बढ़ रही है। तो आई में +1 हुआ, 1+1 2। तो आई की नई वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ये देखो 2 आ गई। वापस ऊपर गया, 2 यहां आ गया। 2 3 से छोटा है,
हाँ अंदर आ गया, 2+1 3 प्रिंट हो गया, वापस ऊपर गया, 3+1 नहीं 3, 3 3 से छोटा है, अंदर आ गया, 3 3 के बराबर है, सॉरी अंदर आ गया, 3+1 आई की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हो गई फिर प्रिंट हो गई, तो इसीलिए 4 ही प्रिंट हो गया, वापस ऊपर गया, 4 3 से छोटा है, 4 3 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स। तो याद रखिएगा, जब आप इंक्रीमेंट को पहले करते हैं तो आंसर कुछ और होता है, और इंक्रीमेंट को बाद में करते हैं वाइल लूप में तो आंसर कुछ और होता है, ये जहन में रखिएगा। क्लियर होगी बात? तो ये है वाइल लूप। आइए इसको, इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं, सेम एग्जांपल्स। कौन सी सेम? आइए इससे भी टेबल प्रिंट कर लेते हैं। I1 से चलेगा कहां तक चलेगा, 10 तक। सेम वो जो टेबल की लाइन थी ये वाली, कंट्रोल सी करी, कंट्रोल वी कर दी, और उसके बाद यहां पर एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर टेबल इक्वल्स टू 2। सेम कोड लिखा है, कुछ भी नया नहीं लिखा, बस यहां पर प्रिंट की लाइन को ऐड किया है। चलाकर देखेंगे सर। हाँ ये देखो आंसर खराब हो रहा है, क्यों? क्यों 2 से चल रहा है, तो इसके बाद इंक्रीमेंट यानी पहले करना पड़ेगा। सही किया हमने, चलाया इसको, ये लो हमारा आंसर आ गया। डन है सर। तो ये है सिंपल वाइल लूप। अब इसकी सम वाली एग्जांपल भी आप कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। क्लियर हो गई बात? क्लियर है सर? समझ में आ गया वाइल लूप कैसे चलता है? आगे बढ़े। अब तीसरा लूप हमारे पास जो है डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग, वो है डू वाइल का लूप। डू वाइल का लूप क्लिक कर दो, इसकी डेफिनेशन मिल जाती है, ये देखो। डू वाइल का लूप कुछ इस तरह चलता है, इसका सिंटेक्स ये है। अब इसको छोड़ दो, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, मैं अपने पास से बढ़ा देता हूं, तो आ जाओ। अब डू वाइल का लूप किस तरह चलता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, आइए समझते हैं। प्लीज फोकस। अभी तक जितने भी लूप आपने पढ़े, स्टार्टिंग के बाद वो कहां जा रहे थे, एंडिंग में। कहां जा रहे थे? चेक करने के लिए कि वो आगे चलेंगे भी या नहीं चलेंगे, तो ट्रू होने पे वो अपनी बॉडी में आते थे, याद हो गया। और फिर बॉडी से निकल के वापस स्टेप में जाते थे और फिर स्टार्टिंग में जाते थे। सही सर? इसका फ्लो ये था। अब डू वाइल की बात करते हैं। डू वाइल का भी स्टार्टिंग पॉइंट बाहर होता है। डन हो गया? लिख दूं डू वाइल? डन हो गया सर। स्टार्टिंग पॉइंट बाहर होता है, लिख दिया। नीचे आ जाओ। अब देखते हैं क्या होता है उसके बाद। डू वाइल इसका नाम है, डू, फिर आई थी इसकी बॉडी। आप एक चीज गौर से नोटिस करो, अभी तक हमने जितने लूप पढ़े उसमें स्टार्टिंग के बाद क्या आता था, एंडिंग। यहां पर पहले ही करने को बोल रहा है, कंडीशन तो लिखी ही नहीं। और उसके बाद यहां पर जो भी करवाना है, जो भी करवाना है वो यहां लिखना है। उसके बाद यहां पर आता है वाइल। ये एक वाहिद लूप है जिसके आखिर में टर्मिनेटर आता है वाइल के बाद, और यहां पर आती है आपकी कंडीशन, यानी बोले तो एंडिंग पॉइंट। डन हो गया? अभी भी एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? स्टेप्स। इसके स्टेप्स इसकी डू की बॉडी में आते हैं, यानी ये एक ऐसा लूप है जो स्टार्टिंग के बाद डायरेक्ट पहले करता है और फिर जाके कंडीशन चेक करता है। देखो, पहले करने का हुक्म मिल रहा है, उसके बाद कंडीशन चेक होने का हुक्म मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा, डू वाइल का लूप एक ऐसा लूप होता है जो कि स्टार्टिंग में आने के बाद पहले आपसे काम करवाता है और उसके बाद चेक करता है, अरे ये तो करना ही नहीं था। बात समझ में आ गई? तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट बना लेता हूं, ये देखो, इंटीजर आई इक्वल्स टू 1। बहुत गौर से देखना, ये लूप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस। उसके बाद फौरन हुक्म मिलता है किस चीज का, डू करने का। अब मैं चाहता हूं मेरा नाम 10 बार प्रिंट करे, तो मैंने कहा प्रिंट असद। ये भी एक ऐसा लूप है कि जिसके आप, सॉरी, आई प्लस प्लस पहले लिखेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, आई प्लस प्लस बाद में लिखेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। हो गया? उसके बाद आती है इसकी बॉडी, सॉरी कंडीशन, वाइल का लूप। ये ऐसा लूप है जिसके आखिर में टर्मिनेटर आता है। यहां पर आती है कंडीशन, आई चले कहां तक, लेस देन इक्वल टू 3 तक।
ये देखो, चलाकर देखिए आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, 3 बार ब्लेंड हो गया। अब ये चला कैसे, आओ सीखते हैं। सबसे पहले जब ये इस लाइन में आया तो आई की वैल्यू क्या हो गई? सर साथ दीजिए ना। आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। नीचे आया। बाकी लूप क्या कर रहे थे स्टार्टिंग के बाद? एंडिंग में जा रहे थे। इसे ऑर्डर मिला, क्या ऑर्डर मिला? कर दो। चेक नहीं करो, कर दो, डायरेक्ट कर दो। अच्छा, क्या कर दिया भाई? प्रिंट कर दो असद अली को, असद अली प्रिंट हो गया। नीचे आ गया आई प्लस प्लस। अच्छा, इंक्रीमेंट भी कर दो। तो 1 था, 1 में 1 प्लस 2 कितना हो गया? 2। आई की यहां पर वैल्यू क्या आ गई? 2। 2 3 से छोटा है, कंडीशन। अब बाहर नहीं जाएगा, एक बार स्टार्टिंग से निकल गया तो निकल गया। अब डू में आ गया दोबारा से, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर आ गया। प्रिंट कर दो किसको? असद को। नीचे आया तो आई में क्या पड़ा हुआ था? 2। 2 में प्लस 1 हुआ, कितना हो गया? 3। नीचे आ गया। 3 3 से छोटा है? नहीं। 3 3 के बराबर है, कंडीशन। वापस ऊपर गया। असद को प्रिंट कर दो। कर दिया। 3 था, 3 प्लस 1, आई में आ गया 4। 4 3 से छोटा है? 4 3 के बराबर है? नहीं। कंडीशन फॉल्स, लूप रुक गया और आंसर आ गया 3 बार। अब इसका एक भंड देखो। अगर मैं आई को 10 कर दूं, क्या कर दूं? 10 के मुकाबले में अगर मैं देखूं चलाकर, तो इस लूप को नहीं चलना चाहिए था। मेरा पेन कहां गया? ये रहा। देखो आई की वैल्यू क्या है? 10। अगर मैं 10 3 से देखूं, 10 3 से छोटा है? 10 3 के बराबर है? नहीं। लेकिन उसके बाद भी एक दफा सदरी कैसे प्रिंट हुआ, आओ देखें। आई में वैल्यू क्या थी? 10। अंदर आया। ये लूप ऐसा है कि एंडिंग बाद में चेक करता है, पहले करता है। प्रिंट कर दो किसको? असद को। प्रिंट हो गया। आई में क्या बड़ा होता? 10 प्लस 1। आई में क्या आ गया? 11। 11 3 से छोटा है? 11 3 के बराबर है? कंडीशन फॉल्स, लूप रुक गया। यानी ये एक ऐसा लूप है, एक वाहिद ऐसा लूप है जो गलत होने पे भी, यानी फॉल्स होने पे भी एक बार तो चलता ही चलता है। ये आपकी तरह है जज्बाती, पहले कर देता है, बाद में थोड़ा ये तो करना ही नहीं था। तो डू वाइल लूप ऐसा लूप है, याद रखिएगा, जो कि कंडीशन फॉल्स के होने पर भी एक बार चलता है। और इसका इस्तेमाल ज्यादातर गेमिंग में किया जाता है। वो होता है ना अक्सर, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गलत होने पे भी वो एक बार रन हो लाजमी। तो डू वाइल लूप तब इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई? डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो कि गलत होने पे भी, यानी फॉल्स होने पर भी एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और कंडीशन ट्रू हो गई तो जितनी बार चलेगा वो चल जाएगा। नहीं, जानबूझ के ऐसा बनाया गया ताकि आपके कंडीशन फॉल्स होने के ऊपर भी एक बार तो आउटपुट आपको दे। और ये ज्यादातर इस लूप का इस्तेमाल करते हैं हम लूप्स उसके गेम्स वगैरह के अंदर। बात समझ में आ गई? ये तो समझ में आ गया सर, फॉर का लूप समझ में आ गया, वाइल का लूप समझ में आ गया, डू वाइल का लूप समझ में आ गया। सिंटेक्स क्या होता है वो भी समझ में आ गया। चाहो तो बोलो तो इससे भी टेबल प्रिंट करके दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चल इससे भी टेबल प्रिंट कर लेते हैं, आ जाइए। तो इंटीजर टेबल वाली लाइन कॉपी करी, यहां पेस्ट कर दी। आई की वैल्यू 1 कर दी, और लूप चलेगा 10 तक। और प्रिंट की लाइन कॉपी कर लो इसकी भी, चला लो इसको। ये लो, 2 का टेबल प्रिंट होना चाहिए। ये लो भाई, सेम वही काम जो हमने उससे किया, फॉर से, वो वाइल से भी किया, वो डू वाइल से भी। बात समझ में आ गई सर? क्लियर होगी बात? अगर कंडीशन गलत होती, आई की वैल्यू 11 होती, तो गलत होने पर भी 11 10 से छोटा नहीं है, एक बार तो चलेगा ही चलेगा। ये देखो आंसर में एक बार चल गया। बात समझ में आ गई? दैट इज कॉल्ड डू वाइल का लूप। अब सवाल ये उठता है कि हमने फॉर ईच का लूप अभी नहीं पढ़ा, और ना अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको हम आगे चल के देखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर जब लूप का काम रेपिटेशन ऑफ वर्क ही था, तो फॉर वाइल और डू वाइल बनाए क्यों गए? इनकी जरूरत क्यों है? आइए समझते हैं सर, इनमें एक फर्क होता है। एक फर्क होता है समझने की हद तक। किसकी हद तक? लेकिन काम तीनों से ही किए जा सकते हैं। मेरी बात सुनिएगा सर, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए आपको बहुत जरूरी बोल रहा हूं, प्लीज फोकस। भले ये लूप तीनों अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं,
लेकिन हम अगर डू वाइल की बात करें तो डू वाइल को तो हम पहले ही अलग कर देते हैं, क्योंकि वो कैटेगरी अलग है, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स होने के ऊपर भी एक बार तो, जबकि फॉर और वाइल कंडीशन फॉल्स होने पर एक बार भी नहीं चलते। तो डू वाइल की तो कैटेगरी बिल्कुल अलग है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने जो एग्जांपल फॉर से करी वो वाइल से भी करी और वो डू वाइल से भी कर रही। यानी इसका मतलब जो काम मैं फॉर से कर सकता हूँ वो वाइल से भी कर सकता हूँ, और वो मैं डू वाइल से भी कर सकता हूँ। डू वाइल का तो फर्क डू वाइल का फर्क तो मुझे समझ में आता है कि यार वो एक बार भी फॉल्स होने पे चलेगा ही चलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि फॉर और वाइल का इस्तेमाल कब हम करें और क्यों क्यों करें। तो इनमें क्या डिफरेंस है जो इनको डिफरेंशिएट अलग अलग बनाता है, तभी इनको बनाया गया, तो आइए समझते हैं। गौर से देखिए फॉर का लूप, ये रहा आपके पास फॉर का लूप। ये देखिएगा सिंटेक्स को। अगर आप मेरे फॉर का लूप देख रहे हैं, ये रहा, मैं इसको ऑन कर देता हूं। अगर आप मेरा फॉर का लूप देख पा रहे हैं तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि इसको अपनी बॉडी में घुसने से पहले ये पता होता है कि उसका अगला स्टेप क्या होगा। यानी नंबर ऑफ आइट्रेशंस इसको पहले से पता होती है कि मैं कब तक चलूंगा। चलिए इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप मेरे साथ, हम लोग एक घर में हैं और मैं उस घर को ओन करता हूं। मैं आपसे कहता हूं मुझे जरा एक काम से बाहर जाना है। मैं घर की मोटर चला रहा हूं 1:10 पे। 1:20 पे भर जाएगी, बंद कर देना। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बार बार जाके टंकी का ढक्कन खोल के चेक करेंगे कि पानी भर चुका है? हैंड रेस कीजिए सर। आप जाके चेक करेंगे? क्यों चेक करेंगे सर? सर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 1:10 पे मैंने मोटर स्टार्ट करी है, 1:20 में भर जाएगी, बटन बंद कर देना। तो अब आप ढक्कन उठा के क्यों चेक करेंगे सर? सर क्योंकि वो घर मेरा है, मैं ओन करता हूँ, मुझे पता है मोटर कब से कब तक चलती है। यानी जहां पर मुझे पता है नंबर ऑफ आइट्रेशन 1:10 पे चल रही है और 1:20 में खत्म हो जाएगी, यानी मुझे जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ जाऊंगा डायरेक्ट जाके बंद कर दूंगा। यानी ये एक ऐसा लूप है जिसे नंबर ऑफ आइट्रेशन उसी वक्त पता होती है कि मैं अगली बार चलूंगा या नहीं चलूंगा। जब आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन पता हो तो आप चलाते हैं फॉर का लूप। आपको पता हो कि अगली बार चलेगा या नहीं चलेगा, कितनी बार एग्जीक्यूट हो, सब कुछ पता हो। अब इधर आइए, ये है वाइल का लूप। अगर आप इसे गौर से देखिए मेरे दोस्त, तो इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशन बॉडी में है। इसकी एग्जाम्पल कुछ ऐसी है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मैं 1:10 पे मैंने मोटर चलाई है, भर जाए तो बंद कर देना, इसमें क्या होगा? आप बार बार जाके ढक्कन हटा के देखेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही इसको बॉडी में आने के बाद पता चलता है कि मैं अगली बार चलूंगा या नहीं चलूंगा। यानी इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशन इसकी बॉडी के अंदर होती है। बात समझ में आई? तो इसीलिए इसे बार बार जाकर पता करना पड़ता है कि मैं अगली बार एग्जीक्यूट होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो फॉर और वाइल में बस इतना ही डिफरेंस है कि फॉर में नंबर ऑफ आइट्रेशन आपको पहले ही पता होती हैं, जबकि वाइल के अंदर बाद में पता होती है। और डू वाइल तो ऑलरेडी सेपरेट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो कंडीशन फॉल्स होने पर भी एक बार तो चलता ही चलता है। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, जो काम आप फॉर से कर सकते हो वो आप वाइल और डू वाइल से भी कर सकते हो। जो काम आप वाइल से कर सकते हो वो आप फॉर और डू वाइल से भी कर सकते हो। लेकिन जो काम आप डू वाइल से कर सकते हो वो फॉर और वाइल से भी कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर आप किसी एक पे अच्छे से ग्रिप कर लो ना सर, तो वो काम आप फॉर और वाइल और डू वाइल सारे सबसे कर सकते हो। तो आपको सारे, मैं, अच्छी बात है सारे आने चाहिए, लेकिन ग्रिप किसी एक पर रख लो, क्योंकि जो काम आप वाइल और डू वाइल से कर सकते हो आप फॉर से भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई? चाहो तो चेक करना चैट जीपीटी पे जाके, उससे मतलब फॉर और वाइल की ऐसी एग्जांपल दो जो फॉर कर सके और वाइल ना कर सके, वो बनाकर दे देगा। फिर थोड़ी देर बाद उसी के पास आना और बोलना कि यही काम जो फॉर से किया वो वाइल से भी करके दिखा दो, वो करा देगा सर। तो इसका मतलब जो एग्जांपल फॉर से की जा सकती है वो वाइल और डू वाइल से भी की जा सकती है। लेकिन बस इसके अंदर इमेजनरी एक डिफरेंस है, वो क्या है? अभी बताया मैंने आपको। क्या है? नंबर ऑफ आइट्रेशंस का। जब आपको पता हो कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी है या चलेगा, तो आप कौन सा लूप इस्तेमाल करेंगे वहां पर? आपने बिना सोचे समझे फॉर का इस्तेमाल कर लेना है। आप वहां वाइल का भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, काम आपका उससे भी हो जाएगा। लेकिन इनके डिफरेंशिएशन यही है कि जब आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता हो तो आप फॉर का इस्तेमाल करो। अगर आपको नहीं पता और आपको बार बार जाके चेक करनी, तो आप कौन सा इस्तेमाल कर लो। और आप चाहते हो कि कंडीशन फॉल्स होने पर भी एक बार गलत चले, तो आप वहां कौन सा लूप चला दोगे? डू वाइल का लूप चला दो। बात समझ में आ गई? तो आप किसी भी लूप पे अपनी अच्छी ग्रिप अचीव कर सकते हो, और करने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने करियर में। तो ये जरूरी नहीं कि इससे होगा इससे नहीं होगा, इससे होगा इससे नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर हो गई बात? और जब ये कोड असेंबली लैंग्वेज में आप यूज करोगे, और जब ये असेंबली लैंग्वेज में सेम एग्जाम्पल अगर आप तीनों को कन्वर्ट करोगे यानी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, तो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर इसका पूरा का पूरा कोड सेम होता है, चाहे वो फॉर से लिखा हो, वाई से लिखा हो या डू वाई से लिखा हो।
एग्जाम्पल मैंने टू का टेबल तीनों से किया, अगर मैं असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो इन तीनों का बाइनरी कोड सेम होगा, तो यानी इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन थिंकिंग के हद तक डिफरेंस है, जो मैंने आपको समझा दिया। अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे तो मैं लिख के देख लेता हूं सर, डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप, पढ़ लो सर। द मेन डिफरेंस बिटवीन, ये देख लो, आइट्रेशन इसे पता होती हैं, जबकि वाइल लूप में उसको अंदर जाने के बाद पता चलता है कि उसे नंबर ऑफ आइट्रेशंस होगी या नहीं होगी। वही बात जो मैंने लिखी है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को, समझ में आ गया? इस लूप के टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। फॉर ईच का लूप मैं आपको कलेक्शंस के साथ ही पढ़ाऊंगा, यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ, जब मुझे जरूरत पड़ेगी, जब मैं आपको लिस्ट, मैप या सेट पढ़ाऊंगा। फॉर ईच का लूप तब तक के लिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है सर। फॉर वाइल और डू वाइल समझ में आ गए, लिखने के तरीकेकार समझ में आ गया, सिंटेक्स समझ में आ गया, यूज कैसे करते समझ में आ गया, फर्क समझ में आ गया, कौन सा कब इस्तेमाल करना है जी? क्लियर सर, बराबर में सर? जी तीनों को क्लियर सर? जी वरीद, लास्ट में गुलाम मुस्तफा जी, तीनों जी, शौकत क्लियर है? क्लियर है। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।